तो हेलो एवरीवन। तो अभी-अभी बीपीएसएससी की तरफ से एक बहुत अच्छी वैकेंसी का अनाउंसमेंट कर दिया गया है। बिहार पुलिस स्पेशल ब्रांच के अंतर्गत में बिहार पुलिस सब इंस्पेक्टर में जनरल क्लोज कैडर का ये पद होने वाला है और इसमें टोटल 150 पदों के लिए यह नोटिफिकेशन जारी किया गया है। ये जो भर्ती होने वाला है भाई, ये लेवल 6 की जॉब है, यानी कि जो भी लोग इसमें सेलेक्ट होंगे, अगर आपका इसमें सिलेक्शन होता है तो जो इसमें शुरुआती सैलरी मिलेगी वो लगभग 60,000 के प्लस में होगा, जो कि एक बहुत ही अच्छी खासी सैलरी मानी जाती है। तो हेलो एवरीवन। तो अभी-अभी बीपीएसएससी की तरफ से एक बहुत अच्छी वैकेंसी का अनाउंसमेंट कर दिया गया है, जो कि बिहार पुलिस स्पेशल ब्रांच के अंतर्गत में बिहार पुलिस सब इंस्पेक्टर जनरल क्लोज कैडर के अंडर में ये होने वाला है। इसमें जो टोटल वैकेंसी है, टोटल पदों की संख्या है वो 150 है और इसका जो पे लेवल होने वाला है, यानी कि इस बेस पर आपकी सैलरी बनेगी, वो पे लेवल 6 है। अगर आपका इसमें फाइनल सिलेक्शन होता है तो समझिए कि आपका इसमें जो शुरुआती सैलरी बनेगा वो लगभग 60,000 के आसपास में इसमें शुरुआती सैलरी इन हैंड आपको मिलेगा। तो जो भी लोग इस पद के लिए ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं, इच्छुक है, वो बीपीएसएससी की वेबसाइट पर जाकर 9/7/2026 से लेकर 9/8/2026 तक इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। वीडियो में आगे हम समझते हैं कि इस भर्ती के लिए क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन और एज लिमिट का क्राइटेरिया रखा गया है, एंड उसके बाद में इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, कितने इसमें एग्ज़ाम होते हैं, पीएसटी में इसमें क्या होता है, सब कुछ डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले मैं इसमें बात करता हूँ कि इसके लिए कौन कौन से लोग एलिजिबल होंगे। तो सबसे पहले भारत के नागरिक, महिला और पुरुष इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद में जो इसमें एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन का कट ऑफ डेट रखा गया है, वो है 1 अगस्त 2025, यानी कि 1 अगस्त 2025 तक अगर आपने मिनिमम ग्रेजुएशन या फिर उसके समकक्ष कोई डिग्री कर रखी है, तब आप इसके लिए एलिजिबल हो, इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। 12th पास वाले इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। उसके बाद में हम इसमें बात करते हैं कि जो इसका एज का कैलकुलेशन है, वो भी 1 अगस्त 2025 के आधार पर किया जाएगा और वो भी आपका मैट्रिक या फिर समकक्ष जो भी सर्टिफिकेट होगा, उसमें जो आपका डेट ऑफ बर्थ होगा, उसके बेस पर आपका एज 1 अगस्त 2025 तक कैलकुलेट किया जाएगा। अब एक इस कैटेगरी के अकॉर्डिंग महिला और पुरुष के अकॉर्डिंग कितना होना चाहिए, आइए अब इसमें समझते हैं। सबसे पहले यहाँ पर मैं बात करता हूँ तो अनारक्षित और सामान्य वर्ग के जो भी पुरुष है और उसके साथ साथ ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लोग जो भी है, उन सभी के लिए जो मिनिमम एज इसमें होना चाहिए वो 20 वर्ष होना चाहिए पुरुषों के लिए, और उसके बाद में मैक्सिमम एज पुरुषों के लिए 37 वर्ष तक होना चाहिए। उसके बाद में महिलाओं के लिए मिनिमम एज 20 वर्ष और मैक्सिमम 40 वर्ष तक होनी चाहिए। तो यूआर कैटेगरी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लोगों के लिए मैंने एज इसमें बता दिया है। अब बात करते हैं बीसी और ईबीसी कैटेगरी के महिला और पुरुष, यानी कि पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के महिला और पुरुषों के लिए जो इसमें एज है वो मिनिमम 20 वर्ष और मैक्सिमम 40 वर्ष तक होनी चाहिए। उसके बाद में मैं इसको थोड़ा जूम करता हूँ और फिर आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश करता हूँ कि इसमें एससी और एसटी के लिए एज का क्या क्राइटेरिया इसमें रखा गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो भी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के महिला और पुरुष दोनों, उन सभी के लिए मिनिमम एज 20 वर्ष और मैक्सिमम एज 42 वर्ष तक रखा गया है। तो इस एज क्राइटेरिया में अगर आप आ रहे हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल हो, इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद में जो इसमें अभ्यर्थियों का शारीरिक मापदंड होगा, जो इसमें ऊंचाई होगा, सीना और वजन होगा, 3 चीज़ होगी और इसके लिए कोई भी अंक देय नहीं होगा, यानी कि इसमें कोई भी मार्क्स आपको नहीं मिलेगा, लेकिन ये चीज़ें आपको मिनिमम जितनी मांगी गई है उतना आपको क्वालिफाई करना होगा। अगर आप नहीं करते हो तो आपको डिसक्वालीफाई इसमें कर दिया जाएगा। अब ये कितना कितना है किस कैटेगरी वाइज, अब इसको ध्यान से समझते हैं। सबसे पहले ऊंचाई यानी कि हाइट की बात करते हैं हम। तो अनारक्षित यूआर कैटेगरी और ईडब्ल्यूएस और उसके साथ साथ जो बीसी कैटेगरी के पुरुष है, उनके लिए जो मिनिमम हाइट है वो 165 सेंटीमीटर होना चाहिए। उसके बाद में अत्यंत पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति यानी कि एससी और अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी के जो भी पुरुष हैं, उन सभी के लिए मिनिमम हाइट 160 सेंटीमीटर, शायद यहाँ पर आपको ध्यान से दिखाई नहीं दे रहा होगा, अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा होगा, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि 160 सेंटीमीटर इन सभी कैटेगरी के पुरुषों के लिए होनी चाहिए। उसके बाद में इन सभी कैटेगरी के अलावा जितनी भी महिलाएं हैं
यूआर कैटेगरी महिला, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, ओबीसी, ईबीसी सभी कैटेगरी की महिलाओं के लिए मिनिमम इसमें हाइट 155 सेंटीमीटर तक होनी चाहिए। उसके बाद भी जो इसमें पीएसटी में दूसरा चरण होगा वो होगा चेस्ट मेजरमेंट, यानी कि सीना की माप इसमें सिर्फ पुरुषों की जाएगी, जिसमें अनारक्षित, पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुषों के लिए मिनिमम चेस्ट बिना फुलाए 81 सेंटीमीटर और इसके बाद में 5 सेंटीमीटर आपका चेस्ट फूलना चाहिए। उसके बाद में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के पुरुषों के लिए बिना फुलाए चेस्ट 79 सेंटीमीटर और उसके बाद में आपका चेस्ट 5 सेंटीमीटर फूलना चाहिए, यानी कि 79 से 84 सेंटीमीटर तक आपका चेस्ट इसमें होना चाहिए। महिलाओं के लिए इसमें कोई भी चेस्ट का क्राइटेरिया नहीं होता है, इनकी जगह पर वेट मेजरमेंट किया जाता है और वो भी 48 केजी न्यूनतम होना चाहिए सभी कैटेगरी की महिलाओं के लिए। अब ये तो रहा पीएचडी के बारे में। अब यहाँ से वीडियो ध्यान से देखना, अब ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है जो है नियुक्ति की प्रक्रिया, यानी कि सिलेक्शन प्रोसेस किस तरीके से आपका होगा। तो सबसे पहले आपका इसमें लिखित परीक्षा यानी कि रिटन एग्जाम होगा। रिटन एग्जाम के बाद में जो भी बच्चे क्वालिफाई करेंगे उसके बाद उसमें उसका पीएचडी होगा, जिसमें शारीरिक दक्षता परीक्षा होगी। इसके बाद में आपका फाइनल सिलेक्शन होगा, फाइनल मेरिट तैयार किया जाएगा। लिखित परीक्षा का जो आयोजन होगा, अब इसको ध्यान से समझते हैं। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है, मैं इसको थोड़ा सा जूम करता हूँ और फिर आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। जो लिखित परीक्षा होगा उसका जो प्रथम चरण होगा प्रारंभिक परीक्षा, वो किस तरीके से होगा। इसमें टोटल 200 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके लिए 200 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और सॉरी यहाँ पर 200 क्वेश्चन नहीं, यहाँ पर टोटल 200 अंकों की परीक्षा होगी। इसमें टोटल 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी कि 100 क्वेश्चन 200 अंकों का होगा। इसमें एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा और इसके लिए टोटल आपको 2 घंटे का समय दिया जाएगा। मैं इसको फिर से समझाने की कोशिश करता हूँ। तो इसमें जो आपका पीटी की परीक्षा होगी, प्रारंभिक परीक्षा, इसमें टोटल 200 अंकों का एक पेपर होगा जिसमें 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और इसके लिए एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा और इसमें टोटल 2 घंटे का समय आपको दिया जाएगा। 30% मिनिमम अंक आपको इसमें लाना ही लाना होगा। जितने भी लोग इस पीटी की परीक्षा में सम्मिलित होंगे उन सभी अभ्यर्थियों में से जितनी वैकेंसी है, यानी कि 150 वैकेंसी है, तो इसके 10 गुना अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा के लिए कोटिवार यानी कि कैटेगरी वाइज क्वालिफाई किया जाएगा, पास किया जाएगा। क्यों? मेंस परीक्षा के लिए। पीटी के बाद आपका मेंस की परीक्षा होगी। मेंस परीक्षा में क्या क्या होगा, अब इसको समझते हैं। जो दूसरा चरण होगा उसको मुख्य परीक्षा बोलेंगे और मुख्य परीक्षा में वही लोग शामिल होंगे जो पीटी की परीक्षा को पास कर लिए होंगे। मुख्य परीक्षा जो होगी इसमें 2 पेपर होगा, पेपर 1 और पेपर 2। जो इसका पहला पेपर होगा, अब इसको समझिए ध्यान से। ये टोटल 180 मिनट यानी कि 3 घंटे का समय आपको इस पेपर के लिए दिया जाएगा। इसमें टोटल 200 प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रत्येक सही उत्तर के लिए आपको 1 अंक इसमें दिया जाएगा और इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है 1/4 की, यानी कि 0.25 की नेगेटिव मार्किंग है। तो मेंस का जो पहला पेपर है आपने इसके बारे में समझ लिया। अब मेंस का जो दूसरा पेपर होगा, अब इसको समझते हैं। जो मेंस का दूसरा पेपर होगा इसके लिए टोटल आपको 60 मिनट यानी कि 1 घंटे का समय दिया जाएगा और इसमें टोटल 50 अंकों की ये परीक्षा होगी। अभी जो मेंस के दोनों परीक्षा होंगी, दोनों जो पेपर होंगे, इसमें क्या क्या पूछा जाएगा, अब इसको ध्यान से समझते हैं। जो मुख्य परीक्षा का पहला पेपर होगा वस्तुनिष्ठ एंड बहुविकल्प परीक्षा जो होगा, उसमें क्या क्या आएगा। सबसे पहले सामान्य अध्ययन एवं समसामयिक यानी कि करंट अफेयर से 50 अंक, उसके बाद में मैथ्स से 40 अंक लगभग 40 अंक, उसके बाद में रीजनिंग से 40 अंक और फिर उसके बाद में जो हिंदी और इंग्लिश की परीक्षा होगी उससे 20-20 अंक पूछे जाएंगे। इस तरीके से टोटल 200 अंक और का ये परीक्षा होगा और इसके लिए 3 घंटे का समय आपको दिया जाएगा। उसके अलावा यहाँ पर मैं इसको जूम करता हूँ और फिर से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ मैं। वहीं जो पेपर होगा उसमें एक और पार्ट होगा जिसमें बिहार जीके के 30 क्वेश्चन, 30 अंकों का बिहार जीके का उसमें टेस्ट होगा और इसमें 0.25 की नेगेटिव मार्किंग, जैसे कि मैंने पीछे आपको बता दिया है। अब जो मेंस का दूसरा पेपर होगा उसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। ये टोटल इसमें 1 घंटे का समय आपको दिया जाएगा और इसमें टोटल 50 अंकों की वो परीक्षा होगी। 50 अंक किस तरीके से आपको दिए जाएंगे, तो हिंदी निबंध आपको लिखने होंगे जिसको आपको टोटल 15 अंक मिलेगा। फिर इंग्लिश में आपको निबंध लिखने को मिलेगा जिसमें टोटल आपको 15 अंक मिलेगा। उसके बाद में इंग्लिश संक्षेपण के टोटल 10 अंक आपको मिलेंगे और फिर इंग्लिश ट्रांसलेशन यानी कि अंग्रेजी हिंदी से अंग्रेजी आपको ट्रांसलेट करना होगा, इसके भी आपको टोटल 10 अंक मिलेंगे।
तो इस तरीके से आपका मेंस का पूरा पाठ्यक्रम है। मेंस की जो परीक्षा होगी, जितने भी अभ्यर्थी मेंस में बैठेंगे उन सभी अभ्यर्थियों में से वैकेंसी के 3 गुना बच्चों को पीएचडी के लिए पास किया जाएगा। तो आपने समझ लिया। अब पीएचडी में क्या-क्या होगा, पीएचडी में जो मैंने पीछे आपको बता दिया है कि हाइट, चेस्ट और वेट का इसमें सिर्फ मेजरमेंट होगा, इसमें कोई भी रनिंग वगैरह कुछ भी नहीं होता है। और फिर उसके बाद में जो अंतिम रूप से सफल अभ्यर्थियों की मेधा सूची मुख्य लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर कोटिवार यानी कि पूरा कैटेगरी वाइज मुख्य परीक्षा में जितना भी आपका मार्क्स होगा उस बेस पर आपका फाइनल मेरिट तैयार किया जाएगा। और भी इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आपके लिए है। तो हाँ, एक और मैं यहाँ पर थोड़ा सा वैकेंसी के बारे में जिक्र करा देता हूँ आप सभी से। वैकेंसी के लिए थोड़ा सा आप समझ लीजिए कि किस कैटेगरी में कितनी वैकेंसी है। गैर आरक्षित यानी कि यूआर कैटेगरी में टोटल 60 वैकेंसी है और 35% इसमें महिलाओं के लिए रिजर्व है हर कैटेगरी में। ईडब्ल्यूएस के लिए 15 वैकेंसी है, महिलाओं के लिए 5 है। ईबीसी में 27 है, 9 है। इस तरीके से आप देख सकते हैं अपने कैटेगरी के अकॉर्डिंग इसमें कितनी वैकेंसी है। तो मैंने यहाँ पर सब कुछ आपको समझाने की कोशिश कर दी है। बाकी अगर कहीं पर भी आपको कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।